तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक वार्म अप क्विज के साथ में। पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्विज होगा, इसके बाद में फिर डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों के स्टैटिक पोर्शन भी देखने को मिलने वाला है। तो काफी शानदार हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात की जा रही है यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, जिसको आरसीईपी आप लोग बोलते हैं। आरसीईपी जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ये बोला जा रहा है नवंबर 2012 में आसियान की समिट हुई थी, कहां पर, जहां पर ये लॉन्च किया गया था। अभी न्यूज में किस लिए है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो यहां पर चाहता है कि जो सर्विसेज है वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका पार्ट बन जाए, पर लेकिन बाकी कंट्री ओनली गुड्स को उसका पार्ट बनाना चाहती है, यानी कि जो सामान होता है उसको पार्ट्स बनाना चाहती है। पर लेकिन जैसे डॉक्टर हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला वर्कर हो गया, या फिर कोई दूसरा जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला इंसान है, उसको इसका पार्ट नहीं बनाने दिया जा रहा है। इसलिए यहां पर ये काफी लंबे समय से नेगोशिएशन चल रही है। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था और आज के डेट में हम लोग 2019 में खड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, इंडिया ने किसके साथ में मिलकर हाइड्रल प्रोजेक्ट, जिसको आप लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम याद रखिएगा, ये है मेगादेचू, ठीक है। तो ये हाइड्रल प्रोजेक्ट यहां पर किस कंट्री के साथ में मिलकर हम लोगों ने यहां पर बनाया है, उस कंट्री में यहां पर डेवलप किया गया है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम वेस्टिंग। तो यहां पर इसको बोला जा रहा है कि लो वेट होता है किसके साथ में, तो ये किसके साथ में आप लोग बोलेंगे लो वेट है, तो ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा यहां पर यह बताया गया कि इंडिया की जो कंट्री है ये एयर ट्रांसपोर्ट में आने वाले टाइम में चाइना और यूएसए के बाद में तीसरी सबसे बड़ी बनने वाली है इकोनॉमी, तो तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बनने वाली है। तो कौन से ईयर में यहां पर ये तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बनने वाली है, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंडिगो, स्पाइसजेट, एक और हमारी कंट्री की एयरलाइंस है। ये तीनों मिलाकर 70% हमारी कंट्री का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कंट्रोल करती हैं। तो तीसरी एयरलाइंस का नाम आप लोगों को बताना है कौन सी है। 3 टॉप एयरलाइंस के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्री एजुकेशन कॉलेज की लड़कियों के लिए अभी हमारी कंट्री में कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको बोलते हैं मोरे डार्लिंग। मोरे डार्लिंग रिवर सिस्टम, ये एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम है वर्ल्ड में। ये आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक रिपोर्ट के हिसाब से आइसलैंड जो है वो सेफेस्ट कंट्री माना जाता है, यानी कि सबसे सेफ कंट्री है आइसलैंड। यहां पर जानकर रहेंगे तो लाइफ को आसानी से आप लोग एंजॉय करेंगे, कोई टेंशन देखने को नहीं मिलेगी। तो किसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये बताना है। हमारी कंट्री का जो सेंसस है, आज के डेट में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2011 के सेंसस से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हर 10 साल में सेंसस आता है। नेक्स्ट जो सेंसस आएगा वो 2021 में आएगा, पर लेकिन तब तक हमारी कंट्री के सारे जो भी एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो इसी डेटा से पूछे जाते हैं। तो अब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों को बताना है एक पेयर है राज्य का, उसमें सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशो यहां पर कितना है, ये आप लोगों को बताना है। सेक्स रेशो को यहां पर काउंट किया जाता है कि पर थाउजेंड मेल पर कितनी फीमेल है, यानी कि अगर शादी करने के लिए आ जाए एक मेल एक फीमेल, तो 1000 लड़कों में से कितने लड़कों की शादी होगी, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और रीजन क्यों है यहां पर ये, क्योंकि लड़कियां मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर कम नजर आती हैं। कई सारे राज्यों में मैक्सिमम में आप लोगों को ये इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये है टोटल 9 क्वेश्चन। अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा तो उनको मैच कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा। शर्माना नहीं है, ठीक है, यानी कि आप लोगों को यहां पर शर्माना नहीं है, क्योंकि पेपर में आप लोगों को अच्छे से एंजॉय तभी कर पाएंगे अगर यहां पर आप लोग ये न सोचे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। सीखना है बेसिकली यहां पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है यहां पर कंट्री कंबोडिया। कंबोडिया में आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की यहां पर बात की गई थी और टोटल मिलाकर इसमें 16 कंट्री है। आसियान कंट्री और प्लस 6 कंट्री, आसियान में 10 कंट्री हो गया। 6 कंट्री कौन कौन सी है? 6 कंट्री में से आप लोग यहां पर इंडिया और चाइना एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा आप लोगों को साउथ कोरिया और जापान, तीसरा ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया और भूटान के बारे में। इंडिया और भूटान का है यहां पर ये प्रोजेक्ट जिसका नाम है मेगादेचू, ठीक है। तो ये हाइड्रल प्रोजेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्रोजेक्ट है। वेस्टिंग का मतलब होता है कि लो वेट फॉर हाइट, यानी कि जितनी हाइट है उसके हिसाब से लो वेस्ट है, तो आप लोग इसको वेस्टिंग बोलते हैं। एक तरीके से कुपोषण का शिकार बच्चों में ये देखने को मिलता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हिसाब से अगर माने तो 2024 तक हमारी कंट्री चाइना और यूएसए के साथ में तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बनने वाली है एविएशन, यानी कि जो आप लोगों ने एक नारा भी सुना होगा कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम जो लॉन्च की गई थी, तो एक तरीके से उसके हिसाब से भी आप लोग समझ सकते हैं आम नागरिक भी यहां पर काफी हद तक इसको यूज करता हुआ मिलेगा। यानी कि आप लोग देखते हैं अगर आप लोग रेलवे में जाते हैं अच्छी कैटेगरी का टिकट लेकर तो लगभग इक्विवेलेंट आप लोगों को फेयर मिल जाता है, टिकट मिल जाता है जितना आप लोग अगर जहाज में भी यात्रा कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग आज के में टाइम को बचाने के लिए, टाइम की इंपोर्टेंस को समझते हुए जहाजों में यात्रा करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिगो, स्पाइसजेट और जेट एयरवेज। तीसरी है यहां पर जेट एयरवेज, जिसके
इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये मिलाकर टोटल 70% हमारी कंट्री का डोमेस्टिक जो मार्केट है वो कैप्चर करती है। फ्री गर्ल्स एजुकेशन की जो बात की गई है यहाँ पर, ये बात की गई है रिसेंटली अभी कर्नाटका में, जो कि कॉलेज एजुकेशन की बात की जा रही है। मोरे डार्लिंग सिस्टम ये आप लोग को ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा। वन ऑफ ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम है ये वर्ल्ड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर ये तैयार किया गया, जो कि यहाँ पर ये बताया गया कि सेफेस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड में ये है आइसलैंड। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर अपनी कंट्री की रैंक पूछे तो हमारी कंट्री की रैंक क्या है, इसमें जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा कि हमारी कंट्री की कौन सी पोजीशन है। ठीक है, तो ये होमवर्क आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है केरला और हरियाणा के बारे में। केरला है यहाँ पर और हरियाणा है यहाँ पर, तो हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो आप लोगों को, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो केरला में हाईएस्ट, और यहाँ पर जो ये हरियाणा में आप लोगों को लोवेस्ट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कई सारी स्कीम भी लॉन्च की गई थी बच्चियों के लिए। आप लोगों को पता होगा कि लड़कियों के बारे में कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम जो स्कीम है वो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो बताइए आप लोगों का स्कोर कितना रहा। आगे चलता हूं, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसमें बात की जा रही है जीआई टैग के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर भौगोलिक संकेतक हिंदी में बोलते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। और जो यहाँ पर अभी रिसेंटली जीआई टैग की बात की जा रही है, कोल्हापुरी, ये है चप्पल, लेदर की जो चप्पल होती है, तो ये आप लोगों ने कई बार पहली होगी, चमड़ी की चप्पल जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में। तो बोला जा रहा है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क CGPDTM के द्वारा ग्रांट किया गया है यहाँ पर अभी यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जीआई का टैग फॉर कोल्हापुरी जो एथनिक लेदर चप्पल है उनके लिए। ठीक है, तो ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है कि जो ये लेदर की चप्पल है यहाँ पर, ये हैंड क्राफ्टेड है और ये ओनली महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है, जो जीआई टैग है यहाँ पर, ये वैलिड है 10 साल के लिए और इसको आगे चलकर फिर रिन्यू भी किया जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों के हिसाब से? ए में बोला गया है 1 और 2, बी में बोला गया है 2 ओनली, सी में बोला गया है 1 और 3, डी में बोला गया है 2 और 3। तो अपना आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में आंसर देखिएगा। ऐसा करने से आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है जो इसका यहाँ पर वो है सी, यानी कि 1 और 3 यहां पर सही है। ये यहां पर गलत है, क्योंकि जो यहां पर बोल रखा है ओनली महाराष्ट्र, तो ओनली महाराष्ट्र नहीं है, यहां पर कर्नाटक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोनों में यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर यूज की जाती है। 10 साल के बाद में फिर आप लोग इसको पेटेंट को रिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो हो गई यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात। कुछ और डिटेल में बातें जान लेते हैं। ये कोल्हापुरी चप्पल जीआई टैग से इसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक तरीके से लोकल जो कैटेगरी है उसको कहीं ना कहीं आगे इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं उसकी बातें होती हैं और फिर सब उसको जानते हैं। आप भी आज के डेट में इसके बारे में सुन रहे हैं, तो आप भी समझ गए कि हाँ कोई ऐसी चप्पलें होती हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो देखने को मिलती हैं, और ये हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं और वेजिटेबल डाइज यूज यहां पर इनके ऊपर की जाती है। जनरेशन से जनरेशन, यानी कि अगर यहां पर आज के डेट में किसी के पेरेंट्स बना रहे हैं, ये कला दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाती है, आगे चल के उनके बच्चे बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जनरेशन से जनरेशन चली हुई आ रही कला है यहाँ पर, जो कि एक दूसरे को ट्रांसफर की जाती है। तो तमाम ये बातें आप आइडिया रख सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जीआई टैग के बारे में पूछा जा सकता है। जीआई टैग का जो स्लोगन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और जो लोगो है उसमें कितने कलर होते हैं। तो लोगो में आप लोगों को 3 कलर देखने को मिलेंगे। एक तो येलोइश कलर रहता है ऐसा कुछ, एक ब्लू और एक ग्रीन। और यहां पर अगर बात करें जीआई टैग के बारे में, तो इसका जो स्लोगन है वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पास में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो गया यहां पर? इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है ग्लोबल फिंडेक्स डेटा के बारे में। तो ये कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। आखिर किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCTAD। दूसरे बोला गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरे बोला गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चौथे में बोला गया है वर्ल्ड बैंक। तो अपना आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखेगा। जो आंसर है यहां पर ये है इसका वर्ल्ड बैंक। आखिर ये मतलब क्या है इसका? ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस के बारे में, यानी कि जो आज की डेट की जनरेशन है उसके बारे में बात की जाती है। खासकर यहां पर फोकस किया जाता है कि जो एडल्ट हैं वो कैसे अपनी मनी को सेव कर रहे हैं, कैसे उधार ले रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, कहां पर पेमेंट कर रहे हैं, और अगर कल को कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेज कैसे कर रहे हैं रिस्क को। यानी कि घर से मिले आप लोगों को 10,000 रुपए या 8,000 रुपए सारे उड़ा
बढ़ा दिए, सेविंग कितनी रख पा रहे हैं आप लोग, तो वो देखने को मिलता है। तो उसके बारे में ये डेटा तैयार यहां पर करता है। तो वर्ल्ड बैंक यहां पर जो है ये इस इनिशिएटिव को यहां पर मिलकर काम किया जाता है। बिल एंड मिलिंडा जो गेट फाउंडेशन है, बिल गेट्स आप लोगों ने नाम सुना है, वर्ल्ड के काफी अमीर पर्सनैलिटी में से आप लोगों को देखने को मिलते हैं एक, और मिलिंडा ये इनकी वाइफ है। तो दोनों के द्वारा फाउंडेशन यहां पर बनाया गया है जिसके द्वारा ये डेटा पब्लिश किया जाता है, और 2011 से लेकर हर तीसरे साल ये डेटा पब्लिश किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और फंड कहां से मिलता है इसको, फंड मिलता है बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन से। तो आइए आगे चलते हैं। और हाँ, कुछ बातें आप लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में भी याद रख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक जो आप लोग को इसका गठन किया गया था 1945 में, ये एक तरीके की मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा यहां पर दे दिया, ये काम किया जा रहा है हमारी कंट्री में, वर्ल्ड बैंक यहां पर हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। जो इसका हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है, और जो इसके रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। काफी न्यूज में थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनका नाम सजेस्ट किया कि नेक्स्ट जो यहां पर प्रेसिडेंट होंगे वो डेविड मालपास होंगे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर इसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वो यहां पर जिसके हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, आइए आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहां पर नजर डालते हैं। ये बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। ये काफी न्यूज में रही है रिसेंटली, और इसके बारे में आप लोगों को कुछ बातें जरूर पता होना चाहिए। पाकिस्तान की वजह से ये काफी न्यूज में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF आप लोग बोलते हैं, स्टेब्लिश की गई थी यहां पर G7 जो समिट है उसके द्वारा यहां पर पेरिस 1989 में, पहली स्टेट में। दूसरे बोला गया है ये एक तरीके से एग्जामाइन करती है जो डेवलपमेंट, जो कम्बैट करने के लिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी कि इनिशियली जो ये काम करती थी, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग कैसे होती है उसको रोकने के लिए काम करती थी, उसको एग्जामाइन करती थी कि हाँ कहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है, अगर ये कंट्री को प्लेस कर देती है ग्रे लिस्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इजीली यहां पर इंटरनेशनल लोन लिया जा सकता है इस कंट्री के द्वारा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यहां पर आकर आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। ए में बोला गया है 2 और 3, बी में बोला गया है 1 और 3, डी में बोला गया है 1 और 2, और डी में सी में बोला गया है 1 और 2, डी में बोला गया है 1 ओनली। तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। आंसर जो होगा यहां पर ए होगा। रीजन ये जो स्टेब्लिश किया गया था वो सही है, और यहां पर G7 की जो समिट थी उनमें यहां पर जो G7 कंट्री है पेरिस में इनकी समिट हुई थी, इनके द्वारा यहां पर इसको बनाया गया था। ये जो है यहां पर स्टार्टिंग में जो इनिशियली इसको बनाया गया था, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। यानी कि जो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको उस तरीके से न किया जाए, उसको रोकने के लिए। आखिर ब्लैक मनी होती क्या है, वो मनी होती है जिसको टैक्स से बचाया जाता है, इलीगल तरीके से कमाई गई मनी टैक्स से बचाने के लिए, उसको आप लोग ब्लैक मनी बोलते हैं। पर लेकिन आगे चल के 2001 में इनको लगने लगा कि ये ब्लैक मनी हो सकता है कि व्हाइट मनी में न कन्वर्ट की जाए, पर लेकिन टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी तो यूज की जा सकती है। तो इसलिए इन्होंने आगे चल के मनी लॉन्ड्रिंग को टेररिस्ट फाइनेंसिंग के साथ में कनेक्ट कर दो मुद्दे पर बात करने लगे। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर किसी कंट्री को यहां पर इसके लिस्ट में डाल देते हैं, जैसे कि अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो इसका मतलब यह है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वो कंट्री की कहानी खत्म है, कोई वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। ग्रे लिस्ट में भी वहां पर टफ हो जाता है इंटरनेशनल लोन लेना और ये सारी कंडीशन। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान आज के लिए ग्रे लिस्ट में है, हो सकता है आने वाले टाइम में ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाए। ये अगर ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएगा तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी की समझो आधी कमर टूट जाएगी, आधी वैसे टूटी हुई है तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये यहां पर आंसर इसका ए हो गया, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हुआ यहां पर, आंसर हो गया इसका ए। और यहां पर G7 ग्रुप के बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। G7 ग्रुप एक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए आते हैं। पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, पर लेकिन रीजन की वजह से जो क्रीमिया वाला इशू था, काफी लंबे समय से रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा था, उसको चलते हुए यहां पर रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया। तो आज की डेट में यहां पर ये 7 कंट्री बच गए हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे G7 के बारे में तो कौन कंट्री है, तो ये इनके नाम आप लोग हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कई बार आप लोग बिना ढंग से पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। 103वां जो संविधान में अभी संशोधन किया गया, जिसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहां पर सोसाइटी में एडवांसमेंट के लिए किया गया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, उसको ऑल सेक्शन में जो भी यहां पर सोसाइटी में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा।
तीसरे में बोला गया कि यहाँ पर अगर राज्य जो है वो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या होनी है यहाँ पर अपने अपने एरिया में, पर लेकिन ये जो कट ऑफ है ये यहाँ पर बढ़ भी सकती है, जो कि सेंटर के द्वारा क्राइटेरिया रखा गया। ऐसा कोई बात नहीं है कि सेंटर के क्राइटेरिया के अंडर ही वो रहना है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 और 3 ओनली, सी में बोला गया 1 और 3 ओनली, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3 ओनली। तो अपना आंसर बताइए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखेगा। तो यहाँ पर आइए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर होंगे यहाँ पर इसका सी, यानी कि 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि जो 2 है यहाँ पर ये गलत हो गया। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन ये यहाँ पर बड़ा ही एक छोटी सी शब्द इसने लिख रखा है यहाँ पर, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऑल सेक्शन नहीं, यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी के लिए होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो रिजर्वेशन है ओबीसी को 27% है, एससी को यहाँ पर 15% है और एसटी को 7.5% है। तो बाकी का जो जनरल के लिए रिजर्वेशन बन गया लगभग 50%, उसमें से 10% जो रिजर्वेशन होगा वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होगा। और अच्छी बात यहाँ पर ये की गई है कि जो ये ओबीसी वाला जो सेक्शन है, एससी एसटी वाला सेक्शन है, ये भी यहाँ पर इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट आता है तो कई बार, जैसे आप लोग उदाहरण ले सकते हैं टीना डाबी का, ये टीना डाबी की कैटेगरी जो थी यहाँ पर, तो वो दूसरी कैटेगरी थी, पर लेकिन जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया। तो जनरल कैटेगरी की एक सीट खत्म हो गई यहाँ पर लेकिन ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये सीट यहाँ पर ये खत्म नहीं हो पाएगी इस रिजर्वेशन से। तो ये एक पॉजिटिव बात यहाँ पर इसकी बोली जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो आंसर आप लोग के सामने क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका सी, यानी कि 1 एंड 3। और हाँ, बाकी आर्टिकल 15 और 16 के बारे में थोड़ा आप लोग याद रखते हैं। और आर्टिकल 15 के ऊपर तो अभी एक मूवी भी आई है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 जो है वो बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, यानी कि कोई भी यहाँ पर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये रिलीजन ये है, ये कास्ट ये है, ये सेक्स है, लड़का लड़की है यहाँ पर, तो ये इस तरीके की सारी चीजें यहाँ से ऊपर उठना है। आर्टिकल 16 जो बोलता है यहाँ पर, ये बात करता है इंप्लॉयमेंट में कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये दोनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, न्यूज में है तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, बात की जानी यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके बारे में, पीएम, जिसको आप लोग यहाँ पर पीएम, ये यहाँ पर जेएवाई भी आप लोग बोलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया कि ये सेंट्रल के द्वारा एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें यहाँ पर जो कंपोनेंट है आयुष्मान भारत के तहत, ये यहाँ पर जो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, जो ये स्कीम है ये फाइनेंशियल बेनिफिट कराती है 5 लाख रुपए का पर पर्सन पर ईयर, ठीक है। तो ये याद रखेगा। दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है, ये बोला जा रहा है कि एक तरीके से यहाँ पर ये जो खासकर स्पेशली जो महिला है या फिर बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि फैमिली मेंबर में कैप होनी चाहिए कि हाँ इस फैमिली में 4 आदमी है या फिर 5 आदमी या फिर कोई एज की कैटेगरी है, ऐसा कोई यहाँ पर इसके द्वारा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1, 2 एंड 3 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 2 ओनली, डी में बोला गया नन। तो कौन सा इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो जो आंसर सही है यहाँ पर वो है यहाँ पर सी, यानी कि 1 एंड 2 इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? रीजन आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ऐसी स्टेटमेंट क्या बोलती है यहाँ पर, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। मैंने स्टेटमेंट में क्या बना रखा है आप लोगों के लिए, यहाँ पर जरा सा चूक किया है, बस 5 लाख पर पर्सन पर ईयर। तो फैमिली की जगह मैंने यहाँ पर पर्सन डाल दिया। आप लोग क्या करेंगे, 5 लाख देखेंगे, हाँ यार यही तो है, सुना सुना सा लग रहा है, और क्वेश्चन को आंसर लगा देंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान से पढ़िएगा, इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल सकते हैं काफी लार्ज स्केल पर। दूसरी बात जो बोली गई यहाँ पर, यह मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर नहीं होगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर होगी। ये 23 सितंबर और 2018 में ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी, और आज की डेट में ये एक्टिव है, यानी कि अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। हमारी कंट्री में नेशनल हेल्थ के ऊपर काफी फोकस देकर चल रही है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्कीम ये मानी जा रही है। ओके, तो आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं। हाँ, एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है यहाँ पर बस यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया उसके बाद में करेंगे, उससे पहले भी यहाँ पर ये फायदा पहुंचाएगा, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी ये एक्सपेंस जो आएगा वो खर्चा कवर करेगा 5 लाख एक फैमिली के लिए। अब फैमिली मेंबर कितने भी हो सकते हैं, एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ फैमिली को फायदा पहुंचाएगा, और अगर 5 मेंबर है एक फैमिली में तो इस तरीके से 50 करोड़ आदमी को यहाँ पर ये फायदा पहुंचाने की बात कर रही है स्कीम। तो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है, रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किया गया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर वेलबींग 2031 तक, यानी कि अपने देश के बारे में इस तरीके से अपनाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ अच्छा रहे अपनी कंट्री। तो कौन सा 2031 तक, तो कौन सी कंट्री है ये? ए में बोला गया चाइना, बी में बोला गया इंडिया, सी में बोला गया यहाँ पर, सी में यूएई, और डी में बोला गया है ये जापान। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आंसर बताइए। आंसर है इसका सी, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि 2031 तक यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि अपनी कंट्री को ढंग से एक शांतिपूर्ण कंट्री और एक अच्छी सबकी हेल्थ वगैरह सब अच्छे रहें और इंजॉय करें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा देखने को मिले। ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ से यूएई हो गया। अगर यूएई को आप लोग देखेंगे सऊदी अरेबिया का बॉर्डर टच कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया ओमान, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये कतर हो गया और यहाँ पर हो गया ईरान। तो ये मैप भी माइंड में रखिएगा। तो आंसर सी है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है सेबी के बारे में, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोलते हैं इसको। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर सेबी जो है वो एक संवैधानिक बॉडी है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि अगर सेबी के कोई डिसीजन निकल कर आता है और आप लोग उससे खुश नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील आप लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं इसके निर्णय के खिलाफ। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो अपना आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखेगा। आंसर जो सही है यहाँ पर वो इसका डी, यानी कि नन। रीजन क्या है? रीजन ये है, सबसे पहले तो ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाया गया, पार्लियामेंट में पास करके, जो कि आपको पता है सेबी एक्ट 1992 है। ये जो स्टेब्लिश की गई थी ये यहाँ पर ये 1988 में स्टेब्लिश की गई थी और बाद में इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई थी 1992 में, ये सेबी एक्ट के थ्रू। अगर सेबी के डिसीजन से आप लोग खुश नहीं है तो यहाँ पर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में यानी कि सेट में आप लोग जा सकते हैं। और अगर सेट में भी आप लोग खुश नहीं है, जो कि एक 3 मेंबर की बेंच होती है, तो आप लोग डायरेक्ट यानी कि सेकंड टाइम जो अपील करेंगे आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट को बाईपास करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऐसी स्टेटमेंट बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये बोलेंगे कि पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा इसको अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। आज की डेट में जो यहाँ पर सेबी के चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये होमवर्क हो गया आप लोगों का, इसके बारे में जाकर सर्च कीजिएगा। आगे चलते हैं। और हेडक्वार्टर उसका मुंबई में है। ठीक है, यहां पर जो है ये आप लोगों का हिस्ट्री का पोर्शन है, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। अमेरिकन सिविल वॉर यहां पर ये 1864 में जो देखने को मिली, तो हमारी कंट्री को किस तरीके से इसके द्वारा अफेक्ट किया गया, यानी कि बोला जा रहा है एंड ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। तो एंड की बात की जा रही है यहां पर, जब वो खत्म हो गई तो क्या इंपैक्ट पड़ा, यानी कि चलते हुए की बात नहीं कर रहे हैं, खत्म होने के बाद में बात कर रहे हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि इसके द्वारा हेल्प किया गया एक्सपोर्ट कॉटन, यानी कि काफी डिमांड बढ़ी और हमारी कंट्री से काफी कॉटन यहां पर इस कंट्री में गया। यहां पर ये आप लोगों के सामने पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है कि यहां पर ये इसके वजह से डिप्रेशन हो गया हमारी कॉटन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, यानी कि प्राइस क्रेश हो गया। तीसरा बोला गया यहां पर जो मनी लेंडर है उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट बनाया। चौथा बोला जा रहा है कि यहां पर कोई सा भी सही नहीं है। तो कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से सही है? अमेरिकन सिविल वॉर 1864, यानी कि अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है यहां पर बी। रीजन क्या है? दोनों में कंफ्यूजन जरा सी देर में आप लोगों को हो सकता है। बोला जा रहा है कि हाउ डिड द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, तो एंड की बात की जा रही है। ड्यूरिंग सिविल वॉर, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बल्ले बल्ले हुई हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर की, यहां पर कॉटन की काफी लार्ज स्केल पर कॉटन बेचा गया, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री ढंग से काम नहीं कर पा रही थी सिविल वॉर की वजह से। पर लेकिन जब एंड हो गया सिविल वॉर तो यहां पर कंडीशन सही होगी। उसके बाद में हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो क्रैश हो गई, क्योंकि वहां पर जो सप्लाई करने लगा, ब्रिटेन से सप्लाई आने लगी, खुद का भी एरिया काम करने लगा। तो इसलिए एंड की बात की जा रही है। तो ये एंड वर्ड यहां पर ऑप्शन ए से ऑप्शन बी में पहुंचा देता है क्वेश्चन को। तो इसलिए बोला जाता है कि शांति में और ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ा कीजिए। ओके, आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात की जा रही है ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। हमारी कंट्री में भी लोकसभा के इलेक्शन देखने को मिले, वेस्ट बंगाल में झड़प हुई और ईश्वरचंद विद्यासागर की एक स्टैच्यू तोड़ दी गई। तो इसलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर लेकिन करंट से कनेक्ट होकर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ईश्वरचंद विद्यासागर ये डीपली एक रिलीजियस पर्सन थे और इंस्पिरेशन लेते थे रिलीजियस से, ताकि सोशल इविल के साथ में फाइट कर सके, यानी कि सोसाइटी को सुधारने के लिए रिलीजियस से ये अपना ताकत लेते थे। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि स्वामी विवेकानंद जो यूज करते थे स्पिरिचुअलिटी, वो यहां पर स्पिरिचुअलिटी थी खासकर मेटीरियल कंडीशन ह्यूमन की सही करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते थे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर है इसका बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद को आप लोगों ने देखा होगा वो लोगों को पाठ पढ़ाते थे, गाइड करते थे, पर लेकिन ये भी सेक्युलर फोकस देखते थे। सेक्युलर स्पिरिचुअलिटी जो इनकी रहती थी वो सेक्युलरिज्म के ऊपर रहती थी, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के से कनेक्टेड नहीं थे। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। ईश्वरचंद विद्यासागर से अगर कोई पूछता था भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, तो ये बोलते थे कि उस चीज के बारे में मेरे पास सोचने के लिए कोई टाइम नहीं है, ऑलरेडी धरती पर बहुत कुछ काम करने के लिए बचा हुआ है, तो अगर हम लोग उस पर फोकस दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि ये रिलीजियस मैटर से काफी दूर रहते थे। तो ये स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो गई और आंसर यहां पर बी हो गया।
और हाँ, एक बात और, अगर कोई आप लोगों से विधवा विवाह के बारे में पूछे तो विधवा विवाह को भी काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट इनके द्वारा किया गया है। इनके अगर किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है उस टाइम पर उसको भले ही घृणात्मक तरीके से देखा जाता था, और कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा पास्ट में सती भी यहाँ पर एक तरीके से एक्टिविटी, वो सती भी यहाँ पर पिक्चर में रहती थी। ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा बोला गया कि विडो रीमैरिज होना चाहिए, यानी कि विधवा महिला का विवाह होना चाहिए, और इन्होंने भी एक विधवा से ही शादी की थी। ठीक है, तो ये काफी इंस्पिरेशन फिगर आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, नन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।